हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उन सभी टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में ट्रिक के माध्यम से या इजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमने कई सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिनको अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हो। अब दोस्तों, बात करते हैं हम आज के वीडियो की। तो आप सभी को पता होना चाहिए एनटीए यूजीसी नेट जो 16 जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है 16 जून 2023 को हिस्ट्री का, उसके अंदर 2 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुआ था। उसके अंदर जो भी प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों पे जो मेमोराइज हुए हैं, जो भी प्रश्न, उन सभी प्रश्नों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो लगभग 60 प्रश्नों से संबंधित प्रश्नों के ऊपर हम बात करेंगे, जिसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, उनके उत्तर क्या है, उनसे रिलेटेड और क्या क्या बातें हैं इम्पोर्टेंट। इसके अलावा इन सभी प्रश्नों के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस एग्ज़ाम में दोनों शिफ्ट में, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, दोनों शिफ्ट में कुल कितने प्रश्न हमारे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में जो वीडियो डले हुए हैं उनसे देखने को मिले हैं। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुल प्रश्नों पे चर्चा, हम 60 प्लस प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे। इसके बाद चैनल की प्लेलिस्ट से प्रश्न, यानी कि 29 यानी कि 29 प्रश्नों से ज़्यादा प्रश्न यहाँ पे हमको हमारी प्लेलिस्ट के ऊपर जो वीडियो डली हुई है उन प्लेलिस्ट वाली वीडियो से देखने को मिले हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो डली हुई है, आप सभी को एक बार जाकर प्लेलिस्ट के वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, हम चलते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर, जहाँ इस पूरे टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से आज समझने की कोशिश करते हैं। पूरे प्रश्नों के ऊपर बात करते हैं कि किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे और कौन कौन से प्रश्नों के क्या क्या उत्तर है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम यूजीसी नेट हिस्ट्री एग्ज़ाम जो हमारा 16 जून को हुआ है, उस एग्ज़ाम में शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के क्वेश्चनों के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा उन क्वेश्चनों के बाद हम ये बात करेंगे कि वो क्वेश्चन हमारी प्लेलिस्ट की किस वीडियो से आए हैं, ये भी हम बताएंगे। हो सकता है, मतलब हम चाहते तो उसका स्क्रीनशॉट भी इस स्लाइड के अंदर ऐड कर सकते थे, मगर इतने ज़्यादा क्वेश्चनों की वजह से हमने स्क्रीनशॉट इसमें ऐड नहीं किए। बस ये ज़रूर बता देंगे कि हम प्लेलिस्ट के उस वीडियो के अंदर ये वाला फैक्ट लिखा हुआ था, उस वीडियो के अंदर हमने ये बात की थी। तो ये आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो प्लेलिस्ट वाली जो वीडियो डली हुई है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितने क्वेश्चन उन प्लेलिस्ट की वीडियो से देखने को मिले हैं। तो इसके ऊपर भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शिफ्ट 1 के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो लोगों ने बताए हैं, कमेंट्स करके बताए हैं, या जितने भी जो भी लोगों के दिमागों में याद रहे हैं, उन सभी क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो लगभग 30 से 35 क्वेश्चनों के ऊपर हम बात करेंगे शिफ्ट 1 के, और शिफ्ट 2 के लगभग 30 से 35 क्वेश्चन। इस तरीके से लगभग 60 से ज़्यादा क्वेश्चनों के ऊपर हम आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो जैसे कि शिफ्ट 1 हमारा स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद हम शिफ्ट 2 के भी इसी वीडियो के अंदर करेंगे। तो ये वीडियो आपको पूरा ज़रूर देखना है। वैसे आई होप ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखोगे, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो हम डालते थे, उसके आधे लोग देखते थे, आधे लोग पूरा नहीं देख पाते थे। उनकी वजह से काफ़ी लोगों का हो सकता है इस एग्ज़ाम में लॉस भी हुआ होगा। तो चलते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला था, हमारा जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था 16 जून को सुबह 9 बजे से जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर देखने को मिला था दोस्तों। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो फर्स्ट पेपर होता है हमारा जीएस वाला, उसके अंदर इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला था दोस्तों। जो हायर एजुकेशन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसमें देखने को मिला था दोस्तों, बिहार से संबंधित विश्वविद्यालय से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें लगभग विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय और इस तरीके से लगभग 4 विश्वविद्यालय दे रखे थे। उसमें से पूछा था कि कौन से विश्वविद्यालयों का संबंध बिहार से था। तो दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए विक्रमशिला और उदंतपुरी, ये दोनों विश्वविद्यालय जो हैं ये बिहार से संबंधित है, और ये पाल वंश के जो शासक हुए हैं धर्मपाल, उनने जो है इनका निर्माण करवाया था। और ये वाला फैक्ट अगर आपको देखना है तो हमने जो यूनिवर्सिटी वाली जो हमने बनाई है, प्राचीन कालीन जो विश्वविद्यालय वाली एक वीडियो बना रखी है प्लेलिस्ट में, अगर आप जाकर देखोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। और वो हमने यहाँ पे बताया है, तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात की है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात की है, वल्लभी विश्वविद्यालय की बात की, सभी विश्वविद्यालय के ऊपर हमने प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख लें, वहाँ पर हमने ये वीडियो बना रखी है। तो ये क्वेश्चन देखने को मिला है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की। 1857 में स्थापित विश्वविद्यालय, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, 1854 में जो हमारा वुड डिस्पैच आता है, उसी वुड डिस्पैच में जो है विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात बोली जाती है, जो 1857 में लॉर्ड कैनिंग के समय
ये 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। और लॉर्ड कैनिंग के बारे में हमने वीडियो बना रखा है, चाहे तो आप जाकर देख सकते हो ये वाला वीडियो भी। इसके बाद स्वाधीन भारत का प्रथम शिक्षा आयोग। तो स्वाधीन भारत का जो प्रथम शिक्षा आयोग था दोस्तों, विश्वविद्यालय आयोग या राधा कृष्णन आयोग, जो 1948 में इसकी बनाया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके अध्यक्ष थे। तो ये भी आपको याद होगा ये वाला। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले हैं। इसके बाद चौथे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। 1857 की क्रांति से संबंधित स्टेटमेंट पूछे गए थे। तो 1857 की क्रांति से संबंधित स्टेटमेंट अगर हम देखें दोस्तों, कौन कौन से थे हम देख लेते हैं। तो इसमें जो 1857 की जो विद्रोह हुआ था, उसमें वीडी सावरकर का भी स्टेटमेंट देखने को मिला है। उसके अलावा आरसी मजूमदार का भी स्टेटमेंट देखने को मिला है। और सीले का भी जो है स्टेटमेंट देखने को मिला। अगर हम यहाँ पे बात करें वीडी सावरकर की, तो वीडी सावरकर ने इसको सुनियोजित विद्रोह बताया था। और डिजरेली का भी हमको देखने को मिला है दोस्तों, जो ब्रिटिश प्रधान जो विपक्षी नेता थे उस समय दोस्तों, उन्होंने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया था। और वीडी सावरकर की अगर बात करें दोस्तों, तो उन्होंने इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम बताया था। किसे? 1857 के संग्राम को, जो हमारा क्रांति हुई थी उसको। इसके बाद आरसी मजूमदार ने इसको ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम बताया था। और डिजरेली ने इसको दोस्तों जो बताया था, इसको राष्ट्रीय विद्रोह बताया था। इस तरीके से 4 लोगों के स्टेटमेंट है, आप देख सकते हो। 4 लोगों के स्टेटमेंट में 3 का स्टेटमेंट इस तरीके से था, और एक और स्टेटमेंट कौन सा था वो हमें बताया नहीं गया। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद कपास धुनने का जो सचित्र विवरण देखने को मिलता है दोस्तों, वो मिफ्ता उल फजाला, जो हमारी दिल्ली सल्तनत की जब शुरुआत होती है उस समय इनका नाम देखने को मिलता है दोस्तों, मिफ्ता उल फजाला पुस्तक के अंदर। मोहम्मद सादियातवादी की ये पुस्तक है दोस्तों, और उनकी पुस्तक के अंदर इसका उल्लेख देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6था जो क्वेश्चन था दोस्तों, मध्यकालीन साहित्यकार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो मध्यकालीन साहित्यकार के ऊपर हमने जो है वीडियो बना रखी थी, जिसमें हमने मिनाजुद्दीन सिराज के ऊपर वीडियो बनाई थी, बर्नी के ऊपर वीडियो बनाई थी, और अमीर खुसरो के ऊपर वीडियो बनाई थी। तो ये दोस्तों वहीं से ये क्वेश्चन देखने को मिला था। तो बर्नी की जो नात मोहम्मदी वाली पुस्तक है दोस्तों, उसी से क्वेश्चन देखने को मिला है, और वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी तरह के एग्जाम में। जैसे कि NT-UG नेट में लगभग 2 से 3 बार लगातार अभी पूछी जा चुकी है। इसामी की पुस्तक के ऊपर भी फुतूस सलातीन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। अमीर खुसरो की भी तुगलकनामा के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो ये जाके आप वो प्लेलिस्ट के अंदर जो वीडियो डली हुई उनसे आप देख सकते हो, तो वहाँ ये आपको पता चल जाएगा। इसके बाद मुगलकालीन साहित्यकार के ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैच करने वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे भी निजामुद्दीन अहमद और क्या बोलते हैं अपने बदायूनी, इस तरीके से चार राइटर के ऊपर और 4 बुक का पूछा गया था। तो हमने भी बदायूनी के ऊपर क्वेश्चन बना रखा है, जो हमने वीडियो बना रखा है उसके अंदर बताया था कि मुंतखबुल तवारीख जो है बदायूनी की रचना है, उसके ऊपर वीडियो बनाया है। तो जाके आप प्ले लिस्ट में वो वीडियो देख सकते हो। और ये अभी की वीडियो है सारी, जो एग्ज़ाम से लगभग 15 या 20 दिन पहले हमने ये सारी वीडियो बनाई थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिला है यहीं से। इसके बाद बर्नी ने किसे शहर ए नौ यानी कि नौ नगर किसे कहा है? तो दोस्तों सिरी को, जो अलाउद्दीन खिलजी की जो राजधानी होती है, उसे बर्नी ने शहर ए नौ कहा था। ये स्टेटमेंट देखने को मिलता है। इसके बाद रजिया से संबंधित जो एक स्टेटमेंट देखने को मिलता है दोस्तों, उसका संबंध मिनाजुद्दीन सिराज से था। तो उसने बताया था कि रजिया जो था, जो मतलब उपयुक्त नहीं थी शासक बनने के, उसकी महिला होने की वजह से। इसके अलावा इसी के ऊपर एक स्टेटमेंट इसामी का भी मिलता है, जिसमें वो चरखा चलाने की बात बोलते हैं। तो इसामी का स्टेटमेंट अलग है और मिनाजुद्दीन सिराज का स्टेटमेंट अलग है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद बहलोली सिक्के से संबंधित स्टेटमेंट पूछा गया था दोस्तों। तो उसके स्टेटमेंट में भी दोस्तों एक बहलोली सिक्के के ऊपर हमने जो हमारा अभी लास्ट वीडियो डाला था सिक्के वाला, उसके अंदर हमने बताया था कि बहलोली सिक्का जो था टंका नामक सिक्का का नाम से चलता था, और जिसकी धातु चांदी थी। तो ये चांदी का स्टेटमेंट इस एग्ज़ाम के अंदर, जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर पूछा गया था। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, चांदी का सिक्का था ये बहलोली। और हमने इसके जो वीडियो डली है सिक्का वाली, जो मध्य दिल्ली सल्तनत कालीन सिक्के के ऊपर हमने वीडियो बनाई थी, उसके हमने बताया था भी कि ये 40वां भाग था। किसका? जीतल का यह 40वां भाग था, मतलब जीतल के 40 भागों के बराबर ये बहलोली सिक्का था, ये हमने बताया था उसमें। इसके बाद 11वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शेरशाह सूरी के ऊपर पूछा गया है दोस्तों। शेरशाह सूरी के जो है सरायों के बारे में भी क्वेश्चन देखने को मिला था। तो उसने 1700 सराय बनाई थी, और काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रिक्टली रूल करता था। और उसके जो है साम्राज्य के बारे में बताया गया कि अफ़गानिस्तान से उड़ीसा तक उसका साम्राज्य था।
तो वो स्टेटमेंट थोड़ा गलत हो सकता है दोस्तों, क्योंकि अफ़गानिस्तान तक इसका साम्राज्य देखने को नहीं मिलता है ज़्यादा। अफ़गानिस्तान तक था, मगर उतना ज़्यादा स्टेटमेंट में जो है क्लियरिफिकेशन हमको पता नहीं चल पाया किस तरीके से उसका स्टेटमेंट पूछा गया था। बाकी सरायों के बारे में एक स्टेटमेंट ज़रूर था, उसका 3700 सराय दे रखी थी दोस्तों, जो गलत थी, वो 1700 सराय यहाँ पे पूछी गई थी। और इसके बाद गुरु नानक देव ने पापियों की बारात किसे कहा था दोस्तों? गुरु नानक देव ने बाबर की सेना को पापियों की बारात कहा था। और ये किस में कहा था दोस्तों? तो बाबर वाणी नाम की इन्होंने एक साहित्य लिखा था गुरु नानक देव ने, उसके अंदर इस बात का उल्लेख मिलता है। इसके बाद 13वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो बंदा बहादुर से संबंधित कथन पूछा गया था, जिसके सिक्कों से रिलेटेड भी कुछ उसमें के अंदर स्टेटमेंट था। तो सिक्कों के ऊपर गुरुओं का अंकन देखने को मिलता था दोस्तों, जो सिख गुरु थे उनका अंकन जो है बंदा बहादुर ने अपने सिक्कों के ऊपर करवाया था। और एक क्वेश्चन देखने को मिला दोस्तों, कीटागिरी और उपकट किस जनपद के हिस्से थे, मतलब किस जनपद की ये शहर थे? तो ये कौशल जनपद के थे दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अशोक का द्विभाषी अभिलेख, तो अशोक के द्विभाषी अभिलेख दोस्तों कौन सा है? सरेकुना अभिलेख है, जो कांधार से मिला है। यह अरेमाइक और ग्रीक लिपि में लिखा हुआ है और ये कांधार से मिला है। इसके ऊपर हमने बाकायदा वीडियो बना रखी है अशोक के अभिलेख के ऊपर। अशोक के दीर्घ अभिलेख, अशोक के लघु शिलालेख, अशोक के गुहा लेख, अशोक के स्तंभ लेख, इन सब के ऊपर हमने वीडियो बना रखी है और बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है। आप प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हो, तो ये हमारी प्ले लिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अशोक के लघु शिलालेख के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो पनगुडरिया, ब्रह्मगिरी और उडेगोलम, तो ये दोस्तों जिले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि एक तरफ इनके अभिलेख दे रखे थे, दूसरी तरफ जिला दे रखा था। तो दोस्तों पनगुडरिया जो अभिलेख है बुधनी के सीहोर जिले के अंदर पड़ता है, बुधनी मध्य प्रदेश के अंदर। तो बुधनी तहसील और सीहोर जिला, सीहोर दे रखा था हालांकि ऑप्शन में। इसके बाद दोस्तों ब्रह्मगिरी की बात करें तो ये चित्तूल दुर्ग जो कर्नाटक के अंदर स्थित है। उडेगोलम की अगर बात करें तो बेलारी जिला है दोस्तों, ये भी कर्नाटक का है। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। इसके बाद स्कंदगुप्त का स्टेटमेंट देखने को मिला है, जिसमें बताया गया है कि भीतरी स्तंभ लेख के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया गया था, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। भगवान से तुलना की गई थी, कृष्ण भगवान से। इसके बाद 18वां क्वेश्चन में हर्ष को किसने शासक बनने के लिए बुलाया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो हर्ष को जो शासक बनने के लिए बुलाया गया था, पौनी या भंडी। तो दोस्तों ये पौनी या भंडी जो था हर्ष के प्रशासन के अंतर्गत था। ये कोई शायद भांजा वगैरह या मामा वगैरह ऐसा कोई था हर्षवर्धन का। और इसका जो उल्लेख किया है दोस्तों हेनसांग के अनुसार बताया गया है। हालांकि सिंगनंद के बारे में भी देखने को मिलता है, बाकी मतलब क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये जो हमारा पौनी था ये हमारा राइट माना जाएगा। इसके बाद अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, तो अकबर के अभियानों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो मालवा अभियान, तो ये क्रोनोलॉजी इसी तरीके से थी दोस्तों। मालवा जो था दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए 1561 में, गुजरात आपका 1572 में, हल्दी घाटी 1576 में, और कश्मीर से रिलेटेड स्टेटमेंट था तो कश्मीर का सबसे अंत में आएगा। और इसकी भी हमने वीडियो बना रखी है, प्ले लिस्ट में जाकर आप ये वीडियो देख सकते हो। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये वीडियो मतलब हम बता रहे हैं कि हमारी प्ले लिस्ट से आया है, तो आप खुद जाकर प्ले लिस्ट में जाकर ये सारी वीडियो देख सकते हो, जिसमें हमने अकबर की जो क्रोनोलॉजी है वो बिल्कुल अलग से एक वीडियो में बना रखी है। अकबर के सुधार, अकबर के अभियान, इन सभी के ऊपर हमने वीडियो बना रखा है, आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हो। इसके बाद 20वें नंबर की बात कर लेते हैं। 20वें नंबर क्वेश्चन में ये ज्योतिबा फूले की पुस्तक, ये तो हमने अभी एग्जाम से लगभग 3 या 4 दिन पहले ही इसका वीडियो अपलोड किया था। तो इस वीडियो के अंदर भी हमने स्टेट में जो हमारा ये साहित्य था ज्योतिबा फूले के, उस साहित्य के ऊपर विशेष चर्चा की थी, जिसके अंदर हमने बताया था गुलामगिरी की भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2021 के अंदर। इसके बाद 2022 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें गुलामगिरी से ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद इससे पहले जो फरवरी वाला एग्ज़ाम हुआ था उसमें धर्म तीर्थी रत्न के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। और इस बार दूसरों जो शिवाजी के ऊपर जीवनी लिखी थी उससे रिलेटेड स्टेटमेंट या क्वेश्चन देखने को मिला था। तो ज्योतिबा फूले वाला वीडियो भी हमने एग्जाम से 3-4 दिन पहले ही अपलोड किया था। उस वीडियो के अंदर इस बात की हमने चर्चा भी की थी, बताया था कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनका साहित्य, और वहीं से क्वेश्चन देखने को मिल गया है। इसके बाद दोस्तों राजा राम मोहन राय के ऊपर हमने वीडियो बना रखा है स्पेशली, और उनकी आत्मीय सभा से रिलेटेड एक मतलब मैच करने वाला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आत्मीय सभा से वो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो रहा था। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य के शासकों का क्रम से क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, जिसमें वीर नरसिंह सबसे पहले आएगा। जो हमारा संगम तुलु वंश के जो शासक हैं वीर नरसिंह,
फिर कृष्ण देव राय, फिर अच्युत देव राय, फिर सदाशिव राय, फिर वेंकट डीटी। इस टाइप से क्रोनोलॉजी आपको याद रखना थी और वो क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन देखा गया था। और इस वंश का जो संस्थापक था दोस्तों वो वीर नरसिंह था। फिर उसके बाद सबसे फेमस शासक कृष्ण देव राय आता है। इसके बाद हम चोल शासक आदित्य प्रथम के ऊपर बात कर लेते हैं दोस्तों। चोल शासक आदित्य प्रथम ने किसे पराजित किया था, तो इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है। जो हमारा क्रोनोलॉजी वाला पार्ट 3 था उसके अंदर हमने बात की थी। पार्ट 3 अगर आप जाकर देखोगे तो वहीं में हमने बताया था कि चोल शासक आदित्य प्रथम ने अपराजित वर्मन को पराजित किया था। तो इस तरीके से हमने बताया था। तो अपराजित वर्मन का यहाँ पे स्टेटमेंट माना जाएगा सही। अपराजित वर्मन को इसने हराया था आदित्य प्रथम ने। ये चोल शासक का शासक माना जाता है। विजयालय के पश्चात ये शासक आता है। सबसे पहले विजयालय आता है, विजयालय के बाद दोस्तों आदित्य प्रथम आता है। और इसकी उपाधि कोंडराम की इसकी उपाधि देखने को मिलती है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस, तो इनके ऊपर तो हमने वीडियो बनाया ही था। उसके ऊपर हमने बताया भी था कि सिंगापुर के अंदर इन्होंने आईएनए की स्थापना की थी और वहीं पे इसका मुख्यालय बनाया था। ये वीडियो आप जाकर देख सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर। इसका भी हमने वीडियो बना रखा है और अभी बनाया था। ये भी एग्जाम से लगभग 8 दिन पहले के आसपास ही इसका वीडियो बनाया था। और ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि आईएनए के मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों तो सिंगापुर और रंगून के अंदर इसके मुख्यालय थे। ये क्वेश्चन के अंदर दिया गया था। इसके बाद इंडियन एसोसिएशन और मद्रास महाजन से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, जिसके मतलब यहाँ पे मैच करने वाला क्वेश्चन था। तो आनंद मोहन बोस जो थे इंडियन एसोसिएशन से संबंधित थे, जिसकी स्थापना आपको पता होना चाहिए दोस्तों 1776 के अंदर की गई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। और सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद मोहन चटर्जी, इन दोनों ने मिलकर दोस्तों, और भी 1-2 लोग थे, उन्होंने मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। तो ये हमने वीडियो बना रखा है। इसका भी आप चाहो तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर वीडियो देख सकते हो। और ये वीडियो तो हमने काफ़ी पहले हमारी प्लेलिस्ट के अंदर डाल दिया था, तो वहाँ से भी ये क्वेश्चन देखने को मिला है। कल्टीवेशन ऑफ साइंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस संस्था की स्थापना दोस्तों मोहनलाल सरकार ने की थी। ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। इसके बाद शैल चित्र से क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर के शैल चित्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। उसमें जो है कार्लाइल को जो है राइट माना जाएगा। कार्लाइल का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है। शैल चित्र की जो शुरुआत हुई है, शैल चित्र की जो खोज हुई है, उसमें कार्लाइल का नाम महत्वपूर्ण माना जाता है। गोड वाहू की रचना की गोड वाहू के लेखक के बारे में पूछा गया दोस्तों। तो गोड वाहू के जो लेखक थे वो वाकपति थे दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए। और ये प्राकृत भाषा में लिखी गई थी दोस्तों। ये पुस्तक जो थी प्राकृत भाषा में लिखी गई थी, गोड वाहू। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो रत्नमुसल और महाशिला कंटक से क्वेश्चन पूछा गया था कि किस शासक ने रत्नमुसल और महाशिला कंटक जो है औजार यानी कि हथियारों का निर्माण किया था। इन्होंने वज्जी संघ को पराजित करने के लिए आजाद शत्रु ने इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद गुलबर्गा को राजधानी किसने बनाया था दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए। बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना की जाती है वो 1347 में, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय अलाउद्दीन हसन बहमन शाह यानी कि हसन गंगू के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, बहमन साम्राज्य की। और वो अपनी राजधानी को दौलताबाद से हटाकर गुलबर्गा इसी ने बनाई थी। हसन गंगू इसका राइट आंसर माना जाएगा। इसके बाद अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया था, तो उपगुप्त ने किया था। ये आपको याद रखना है दोस्तों। और इससे रिलेटेड मतलब ये स्टेटमेंट था। तो अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था, तो उपगुप्त ने किया था। इसके बाद कौन सा बंदरगाह मोतियों के लिए प्रसिद्ध था, तो हमने जो संगमकालीन जो हमारा प्रश्न उत्तरी एक सेशन ले रखा है, उसके अंदर हमने संगमकालीन बंदरगाहों के ऊपर, संगमकालीन शब्दावलियों के ऊपर बेहतरीन तरीके से समझा रखा है। और वो वीडियो हमारी प्लेलिस्ट के अंदर डला हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। उसके अंदर हमने बताया था कि कोलची जो बंदरगाह था, जो कोलची या कोरका जो पांडे बंदरगाह था, उसके ऊपर हमने बताया था ये हमारा मोतियों के लिए फेमस था। तो ये बंदरगाह पूछा गया है एग्जाम के अंदर। ये प्ले लिस्ट में जाकर आप क्लियर कर सकते हो। राम सिंह कुका के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, कुका आंदोलन। कुका आंदोलन के ऊपर भी हमने वीडियो बना रखा है। जो हमारे किसान आंदोलन हुए हैं उन सभी आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन और उसके ऊपर बात की थी हमने, जिसमें हमने फ़कीर विद्रोह, सन्यासी विद्रोह और फरेजी विद्रोह, उसी में हमने कुका आंदोलन की ऊपर बात की थी। वो वीडियो आप जाकर देख सकते हो, जिसके अंदर हमने देखा था दोस्तों इसके ऊपर पूरी तरीके से अच्छे से बात कर रखी है। इसके बाद नौ सैनिक विद्रोह, और ये यहाँ पे एक स्टेट मतलब ये मॉडर्न इंडिया से जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। 1940 से लेकर तो 1947 तक का जो एरा रहता है, उससे रिलेटेड जो भी क्रिप्स मिशन है, कैबिनेट मिशन है, इस टाइप के जो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं क्रोनोलॉजी में हर एग्जाम में। तो आने वाले एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी करोगे तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर करके जाना है। तो इसमें दोस्तों एक क्रोनोलॉजी वाला था, जिसका क्रोनोलॉजी इस तरीके से होना चाहिए। नौ सैनिक विद्रोह जो होता है दोस्तों फरवरी 1946 में, जो जहाज होते हैं मुंबई के अंदर, वहाँ पर इसका विद्रोह कर दिया जाता है। और उसके बाद दोस्तों कैबिनेट मिशन आता है मार्च 1946 के अंदर।
उसके बाद मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है 16 अगस्त 1946 को, और अंतरिम सरकार जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बनाई जाती है। तो ये बस महीनों में इन्होंने क्रोनोलॉजी बना दी, क्योंकि सारी घटनाएं जो है दोस्तों सारी 1946 की है। तो एक तो फरवरी में हुई है, फिर मार्च में हुई है, फिर अगस्त में हुई है, और लास्ट वाली आपकी सितंबर में हुई है। तो इस तरीके से क्रोनोलॉजी पूछी गई थी एग्जाम के अंदर। तो ये कुल हमने 33 क्वेश्चनों के ऊपर बात कर ली है, 34 क्वेश्चनों के ऊपर। अब हम शिफ्ट सेकंड के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमने फर्स्ट शिफ्ट को क्लियर कर लिया, अभी सेकंड शिफ्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड शिफ्ट के अंदर भी हमने लगभग 30 से 35 क्वेश्चनों को यहाँ पे ऐड कर रखा है। अब सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए इसके ऊपर बात कर लेते हैं दोस्तों। तो बिना दुर्ग वाला नगर पूछा गया था, जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी जो भी नगर वगैरह स्थल वगैरह थे, उनमें 4 स्टेटमेंट 4 जो है ऑप्शन दे रखे थे। उसके अंदर जो चन हुदड़ो था दोस्तों, चन हुदड़ो एक व्यापारिक नगर था। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि जो महिला प्रसाधन से रिलेटेड जो भी श्रृंगार वगैरह, सिंदूर वगैरह, चूड़ियाँ, ये सब चीज़ें यहाँ से मिलती है। और चंद हुदड़ो जो था एक व्यापारिक नगर था, और ये सिंध प्रांत के अंदर स्थित है दोस्तों। पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत था वहाँ पे ये स्थित है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, जीवक ने शिक्षा ग्रहण की थी कौन से विश्वविद्यालय से संबंधित था। तो इसका हमने जो विश्वविद्यालय वाली जो वीडियो बना रखी है प्लेलिस्ट के अंदर डली हुई है, प्राचीन कालीन विश्वविद्यालय, तो उसके ऊपर हमने तक्षशिला विश्वविद्यालय को प्रभावित की थी। वहाँ पे हमने देखा था किस किसने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की है। तो उसमें हमने बताया था चंद्रगुप्त मौर्य और प्रवरसेन, इस जो जनपद महाजनपदकालीन शासक था दोस्तों, और क्या बोलते हैं कौटिल्य वगैरह, इन सब के ऊपर हमने बात की थी। प्रसेनजीत है वो, प्रवरसेन नहीं, प्रसेनजीत ने, और इन लोगों ने मतलब वहाँ पे शिक्षा ग्रहण की थी। उसी में हमने बताया था कि जीवक ने भी यहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी, और ये चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा ग्रहण कर कर, और जो उज्जैन का जो शासक होता है चंड प्रद्योत, उसकी जो ज्वार पीड़ा से वो पीड़ित था, उसकी जो है इलाज किया था उसने, वहाँ पे आके उसका ट्रीटमेंट किया था। और इसके बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से उस वीडियो में हमने समझाया है। इसके बाद वेनसांग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। वेनसांग के ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी, वेनसांग, फाइयान, इनके ऊपर हमने बाकायदा अलग से वीडियो बना रखी। तो उसके ऊपर हमने भी बात की थी दोस्तों। वेनसांग के समय जो नालंदा के कुलपति थे वो शीलभद्र थे, ये हमने अच्छी तरीके से वीडियो में समझा रखा है, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। संगमकालीन सूती वस्त्र का केंद्र तो ये उरैयूर था दोस्तों, ये हमने वीडियो के अंदर बता रखा है, जिसके अंदर हमने मोतियों के ऊपर भी बात की थी, वस्त्र के ऊपर भी बात की थी। तो उरैयूर जो था दोस्तों ये संगमकालीन सूती वस्त्र का केंद्र था। और उरैयूर जो था दोस्तों चोलकालीन बंदरगाह था, आप सभी को पता होना चाहिए, मतलब चोल साम्राज्य का बंदरगाह था ये उरैयूर। इसके बाद अशोक के बोध गया यात्रा के बारे में हमने जो अशोक के अभिलेख थे उसके ऊपर वीडियो बना रखी है, उसमें हमने इसके ऊपर बात की थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष अशोक ने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष यहाँ की यात्रा की थी। और बोध गया क्यों फेमस है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो यहाँ की यात्रा दोस्तों इसने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष यहाँ की यात्रा की थी, बोध गया की। इसके बाद K8 के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे हमने क्यूज़ के अंदर जो हमारे लास्ट टाइम में लिटरेचर से रिलेटेड हमारे ग्रुप के अंदर जब क्यूज़ करवा रहे थे, तो वहाँ पे क्वेश्चन करवाया था K8 ने किस पुस्तक के ऊपर प्रदीप भाष्य नाम से भाष्य लिखा था। तो पतंजलि का जो महाभाष्य, आप सभी को पता होना चाहिए, पतंजलि ने जो महाभाष्य लिखा है उसके ऊपर जो इन्होंने K8 ने प्रदीप भाष्य नाम से एक भाष्य लिखा। और K8 का जो संबंध है दोस्तों ये कश्मीर के निवासी थे, कश्मीर से संबंधित थे, ये आपको याद रखना है। इसके बाद इत्सिंग ने चंद्रगुप्त द्वितीय को, यहाँ पे एक क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन था दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए। तो ये भी हमने जो शासकों की क्रोनोलॉजी से रिलेटेड वीडियो बना रखे हैं उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले इत्सिंग आएगा। इत्सिंग यहाँ पे अगर हम बात करें इनकी क्रोनोलॉजी की, तो सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा दोस्तों, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं, वो चंद्रगुप्त द्वितीय आएंगे। फिर गुप्त वंश के ही शासक बुद्धगुप्त आएगा। फिर उसके बाद इत्सिंग आएगा। फिर उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय आएगा। जो पुलकेशिन द्वितीय लगभग 10वीं शताब्दी का शासक है, आप सभी को पता होना चाहिए, जिसके साथ हर्षवर्धन ने युद्ध, जिसके साथ दोस्तों 10वीं सदी का नहीं है मगर ये इत्सिंग के बाद आएगा। और पुलकेशिन द्वितीय, इनकी मृत्यु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो मृत्यु के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर बुद्धगुप्त, फिर पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु होती है दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों इत्सिंग की मृत्यु होती है। तो सबसे अंत में इत्सिंग वाला आएगा।
तो इस तरीके से आपको याद रखना है ये वाली चीज़ें। और इसके बाद मधुरे विजयम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। मधुरे विजयम जो पुस्तक है दोस्तों, इसके लेखक की अगर बात करें हम तो कुमार कंपन। जो विजयनगर साम्राज्य हम पढ़ते हैं तो उसमें संगम वंश पढ़ते हैं, तो संगम वंश के शासक से रिलेटेड जब मदुरै के ऊपर दोस्तों अभियान किया जाता है तो पहला अभियान तो कुमार कंपन के द्वारा ही किया जाता है जो असफल रहता है। फिर उसके बाद जब दूसरा अभियान करता है दोस्तों कुमार कंपनी, तो ये हमारा बुक्का प्रथम के समय की घटना रहती है। बुक्का प्रथम के समय दोस्तों मदुरै के ऊपर अभियान किया जाता है और ये अभियान विजय हो जाता है। उसके पश्चात दोस्तों इसकी पत्नी रहती है गंगा देवी, उसके द्वारा मदुरै विजयम एक पुस्तक लिखी जाती है जिसमें उस अभियान के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके बाद हम गोविंद, ये जो शासक थे दोस्तों, शासक को मिलाने की एक पूछी गई थी। गोविंद तृतीय जो थे ये राष्ट्रकूट शासक थे और सिंह विष्णु जो थे दोस्तों पल्लव वंश के संस्थापक, वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। तो इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखा है, आप जाकर जो क्रोनोलॉजी वाला हमने बता रखा था सभी शासकों की, उसके ऊपर हमने बात की थी, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। इसके बाद संगमकालीन नमक व्यापारी, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखा है दोस्तों। जो संगमकालीन हमने शब्दावली और संगमकालीन एमसीक्यू यानी कि प्रश्न उत्तर के ऊपर बात की, उसके अंदर ये देखने को मिला था जिसमें संगम काल में हमने नमक व्यापारी के ऊपर बात की थी, वो उप्पू वनिकम था। मुसरी जो था दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, ये चेरों का बंदर का था। और इसके अलावा दोस्तों एक एनादी नाम की एक उपाधि की बात करते हैं, तो एनादी जो थी दोस्तों ये सेनापति की उपाधि थी। और यही सेनापति दोस्तों जब अच्छी तरीके से जब वहाँ पे युद्ध में वीरता के साथ लड़ता है और युद्ध में जब शहीद हो जाता है तो उसको मारिया नाम की उपाधि दी जाती थी दोस्तों, मारिया नाम से उपाधि प्रदान की जाती थी। तो ये आपको याद रखना है। तो हमने 15 क्वेश्चनों के ऊपर बात कर ली। इसके बाद आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उमा पार्वती का अंकन किसके सिक्कों पे मिलता है दोस्तों? तो उमा पार्वती का जो अंकन मिलता है उसके अंदर कई सारे शासक दे रखे, चंद्रगुप्त द्वितीय वगैरह ये शासक के ऑप्शन में दे रखे थे। तो हुविस्क के सिक्के जो कनिष्क के पश्चात, कनिष्क का जो उत्तराधिकारियों में हुविस्क नाम का शासक आता है, तो हुविस्क के सिक्कों के ऊपर दोस्तों उमा हेमवती या उमा पार्वती का अंकन देखने को मिलता है। ये कुषाण वंश का शासक था। कलचुरी शासकों की क्रोनोलॉजी, तो कलचुरी शासक के ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। तो कोक्कल प्रथम, युवराज प्रथम, लक्ष्मीकर्ण, इस तरीके से दोस्तों। और जो कलचुरी वंश का जो संस्थापक था दोस्तों वो वामराज था। कलचुरी चेदी जो थे दोस्तों वामराज इसका संस्थापक था। इस तरीके से दोस्तों हमने वीडियो बना रखा है, जाके आप देख सकते हो। अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर हमने वीडियो बना रखी है, इसके ऊपर भी रणथंबोर अभियान, चित्तौड़ अभियान, देवगिरी अभियान, वारंगल अभियान इस तरीके से किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो रणथंबोर अभियान आपको 1301 में देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों चित्तौड़ अभियान 1303 में पद्मनी के लिए किया जाता है। देवगिरी अभियान दोस्तों 1307 में और वारंगल अभियान आपका 1309 में। तो ये तो हमने ट्रिक के माध्यम से अच्छी तरीके से समझा रखा है, आप जाके वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो। गंजे सवाई से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, गंजे सवाई का संबंध क्या था? तो गंजे सवाई जो था औरंगजेब का एक जहाज़ था दोस्तों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये आप थोड़ा बहुत भी अगर आप पढ़ोगे औरंगजेब से रिलेटेड या इसके जहाज़ों से रिलेटेड, तो गंजे सवाई वाला फैक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके बाद हाइड स्पीच का युद्ध और अरुबेला का युद्ध और इनसे रिलेटेड क्रोनोलॉजी पूछी गई थी दोस्तों, तो आप सभी को पता होना चाहिए। इसके ऊपर हमने जो पार्ट 1 लेकर आया था क्रोनोलॉजी वाला, पार्ट 1 का हमने वीडियो अपलोड कर रखा है। उसके अंदर हमने ये अरुबेला का युद्ध, हाइड स्पीच का युद्ध और जो संध्या हुई है बेहस्तून वगैरह, इनके ऊपर हमने बाकायदा वीडियो बनाया था और वहीं से ये क्वेश्चन देखने को मिला था। और अगर बात करें दोस्तों तो हाइड स्पीच का युद्ध जो हुआ है सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ है। अरुबेला का युद्ध जो हुआ है दोस्तों सिकंदर और जो यहाँ का शासक था यूनानी क्षत्रप, उसके मध्य, ये दोनों के दारा तृतीय होता है दोस्तों, दारा तृतीय के मध्य ये युद्ध होता है। और कब होता है दोस्तों? 331 बीसी में, 331 बीसी में ये युद्ध होता है। और हाइड स्पीच का युद्ध जो होता है दोस्तों 326 बीसी में होता है। तो इस तरीके से दोस्तों क्रोनोलॉजी पूछी गई होगी, तो क्रोनोलॉजी में पहले ये युद्ध आएगा, फिर उसके बाद ये युद्ध आएगा, और बाकी की 2 घटना और कौन कौन सी थी ये हमको मतलब बताया नहीं गया है। तो इस तरीके से आप ये क्रोनोलॉजी वाली वीडियो में जाके देख सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, अकबर ने देसाला व्यवस्था कब शुरू की थी? तो 1580 में शुरू की थी। ये भी हमने अकबर वाले जो वीडियो बनाया था उसके अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अकबर के काल में चेला किसे कहा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे चेला भी देखने को मिल जाता है और घेला भी देखने को मिल जाता है। घेला और चेला एक ही माना जाता है। तो ये सेना का जासूस भी होता था और अकबर का एक ये दास होते थे। अकबर अपने दासों को सेना के जासूस के रूप में भी कार्य करता था। उन जासूसों को घेला या चेला भी कहा जाता था। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और ऑप्शन में किस तरीके से दे रखा था ये हमको बताया नहीं गया, तो जो भी होगा वो देख सकते हो इसमें।
इसके बाद पुरंदर की संधि के ऊपर बात की गई दोस्तों। तो पुरंदर की संधि शिवाजी और औरंगजेब के मध्य होती है 1565 में। तो शिवाजी की तरफ से शिवाजी होते हैं और औरंगजेब की तरफ से दोस्तों मिर्जा राजा जय सिंह होते हैं। और ये इस संधि के समय मनुष्य भी उपस्थित रहता है। और इसकी शर्तों के ऊपर बात की गई, जैसे कि शर्तें जो हुई थी दोस्तों, इसमें 23 किलो मुगलों को दे दिए जाते हैं और बाकी के जो किले हैं दोस्तों 17 किले, बाकी के जो किले रहते हैं वो शिवाजी के पास रह जाते हैं। इन 23 किलो की जो आय रहती है वो 4 लाख ऊँट रहती है और शिवाजी के पास जो बचे हुए किले रहते हैं उनकी आय जो रहती है दोस्तों 1 लाख ऊँट रहती है। इसके बाद दोस्तों संभाजी को 5,000 का मनसब प्रदान किया जाता है। ये इस संधि के अंदर उल्लेख देखने को मिलता है। और इसी संधि में शिवाजी को जो है मुगल दरबार के अंदर बुलाया जाता है। उसके अगले वर्ष यानी कि 1776 को जो है शिवाजी मुगल दरबार में औरंगजेब के दरबार में जाते हैं और वहाँ को जगह जाने के बाद दोस्तों इनको 5,000 के मनसब की लाइन में इनको खड़ा किया जाता है। इसके वजह से शिवाजी का जो है ईगो हर्ट हो जाता है और वो तलवार निकाल कर जो है विद्रोह कर देते हैं और वहीं पे फिर इनको पकड़कर कैद कर लिया जाता है, जिसको आगरा भवन के अंदर इनको रखा जाता है। इसके बाद दोस्तों पूसा कृषि अनुसंधान की स्थापना किसके समय हुई है, मतलब तो ये जो हमारे वायसराय हुए हैं लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने बंगाल विभाजन किया था, उन्होंने 1905 के अंदर पूसा में कृषि अनुसंधान की स्थापना की थी। इसके बाद प्रथम कारखाना अधिनियम जो हुआ दोस्तों 1781, ये क्रोनोलॉजी पूछी गई थी। तो प्रथम कारखाना अधिनियम की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये लॉर्ड रिपन के समय आया था। महादजी सिंधिया की अगर मृत्यु की बात करें तो इनकी 1794 में मृत्यु होती है। इसके अलावा और 2 स्टेटमेंट कौन से थे ये हमको मिले नहीं है, तो ये 2 स्टेटमेंट आपको याद रखना है। प्रथम कारखाना अधिनियम पहले आएगा, फिर उसके बाद महादजी सिंधिया की मृत्यु 1794 में होती है। इसके बाद वेल्लोर विद्रोह के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। वेल्लोर विद्रोह का कारण क्या था, तो वेल्लोर विद्रोह का जो कारण था आप सभी को पता होना चाहिए कि हिंदुओं को जो है खास तरह की टोपी लगानी पड़ती थी और क्या बोलते हैं उनको तिलक लगाना और जो हाथ में कुछ पहनते हैं वो पहनने के लिए मना कर दिया गया था। और मुसलमानों को भी दाढ़ी टोपी इनसे मतलब मना कर रखा था। कुल मिला के धार्मिक जो है प्रतिबंध लगा दिया था सेना के ऊपर। तो इस वजह से जो है वेल्लोर के अंदर विद्रोह होता है और इसके ऊपर हमने बात की थी। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक के ऊपर जो हमने वीडियो बनाया है उस वीडियो के अंदर हमने वेल्लोर विद्रोह की बात की थी। जिस समय ये विद्रोह हुआ था दोस्तों तो मद्रास के अंदर लॉर्ड विलियम बेंटिक यहाँ पे अपॉइंट था और उसी के समय ये विद्रोह होता है। फिर इस विद्रोह के पश्चात लॉर्ड विलियम बेंटिक को इंग्लैंड बुला लिया जाता है। फिर उसके बाद वो भारत का गवर्नर जनरल बनकर आता है। महात्मा गांधी के रोलेट सत्याग्रह के समय कहाँ पे रोक लिया गया था दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए। रोलेट सत्याग्रह जो है 6 अप्रैल के आसपास ये विद्रोह चल रहा था। 6 अप्रैल के दिन दोस्तों 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जी ने सर्वव्यापी मतलब हड़ताल की बात बोली थी और उसी के चलते महात्मा गांधी दिल्ली से पंजाब जा रहे थे अमृतसर, वहीं बीच में हरियाणा में पलवल नामक एक स्थान पर इनको रोक लिया जाता है। इसके बाद शिवाजी राज्य अभिषेक में उपस्थित नहीं था। कौन नहीं था, तो गंगा भट्ट भी उपस्थित था और हेनरी एक्सीडेंट भी उपस्थित था और जीजाबाई भी जो थी ये भी उपस्थित थी, क्योंकि जीजाबाई की जो मृत्यु होती है, जो शिवाजी का प्रथम राज्य अभिषेक होता है उसके पश्चात ही जीजाबाई की मृत्यु हो जाती। इसके अलावा चौथा ऑप्शन क्या था दोस्तों, हमको ये मिल नहीं रहा है। चौथा ऑप्शन जो भी होगा वही इसका आंसर माना जाएगा। इसके बाद ब्रुस्टोफेडन की अगर बात करें दोस्तों तो ब्रुस्टोफेडन जो थी सिंधु घाटी सभ्यता की जो अभिलेख मिले हैं उन अभिलेखों की जो लिपि थी उसको ब्रुस्टोफेडन लिपि कहा गया। उसी को गोमूत्री लिपि कहा गया क्योंकि इस लिपि का जो अंकन हुए हैं दोस्तों इस तरीके से देखने को मिला है। इस तरीके से लिपि का अंकन हुआ है। तो गोमूत्री लिपि भी इसी को कहा जाता है, सर्पिली लिपि भी इसी को कहा जाता है और ब्रुस्टोफेडन लिपि भी इसी को कहा जाता है। कराची अधिवेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। कराची अधिवेशन की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको जो अधिवेशन हुआ था ये सरदार वल्लभ भाई के अध्यक्षता में यह अधिवेशन हुआ था और ये कराची शहर के अंदर हुआ था। और इसी अधिवेशन में दोस्तों गांधी जी के खिलाफ जो है नारेबाजी की गई थी, क्योंकि ये अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों आपका 28 मार्च के दिन ये अधिवेशन की शुरुआत होती है, क्योंकि लॉर्ड इरविन के साथ महात्मा गांधी का गांधी इरविन पैक्ट हो जाता है। तो उसी अधिवेशन में इस पैक्ट को कन्फर्म करवाने के लिए अधिवेशन बुलाया जाता है और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के ऊपर बात की जाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो ये अधिवेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू वाला और कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो हर एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो आपको पढ़ के जाना है अगले एग्ज़ाम के लिए।
इसके बाद और कौन से क्वेश्चन थे दोस्तों, तो मिल्डन हॉल, रोल्फ फिंच, विलियम फिंच और मानुची, इनका क्रम पूछा गया था, यानी क्रोनोलॉजी। तो दोस्तों इसका हमने पीपीटी कंप्लीट कर ही रखा था, मगर समय की कमी के कारण इसका वीडियो नहीं डाल पाए। बाकी क्वेश्चन देख सकते हो, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो विदेशी यात्री आए हैं मुगल काल में और विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड विदेशी यात्रियों का पूछा था पिछली बार, तो उनका हमने वीडियो डाल रखा था। इसके अलावा इसका भी वीडियो डल ही जाता, मगर हो सकता है कि टाइम वगैरह अगर नहीं मिल पाया था उस तरीके से, तो ये वीडियो नहीं डाल पाए थे। हालांकि इसकी पीपीटी वगैरह कंप्लीट है, इसका वीडियो हम थोड़े 2-3-4 दिन में डाल देंगे। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पे 17वीं शताब्दी में डच यात्री का पूछा गया था। तो डच यात्री जो था दोस्तों, ये जहांगीर के समय फ्रांसिस्को पलसार्ड का आता है, जो नील उत्पादन के बारे में काफ़ी ज़्यादा बयाने का जो नील उत्पादन होता है उसके बारे में जानकारी देता है, और ये जहांगीर के समय आता है। 17वीं शताब्दी का डच यात्री होता है, जो मुगल दरबार में आया था। इसके बाद दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की ब्रिगेड के नाम पूछे गए थे दोस्तों। तो इसका तो हमने जो सुभाष चंद्र बोस का जो वीडियो बना रखा था, उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से सुभाष चंद्र बोस के जो आईएनए की स्थापना की जाती है, किस तरीके से भारत से जो है मॉस्को की यात्रा की जाती है, कौन कौन से संगठन की स्थापना की जाती है, अस्थायी सरकार का गठन किस तरीके से किया, इसके ऊपर हमने पूरी तरीके से विस्तार से बात किया है। तो वो वीडियो आप जाके ज़रूर देखें। उसी के ऊपर हमने बताया था दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के नाम से एक ब्रिगेड बनाई जाती है, महात्मा गांधी के नाम से, रानी लक्ष्मीबाई के नाम से और सुभाष चंद्र बोस के नाम से। और इसी ब्रिगेड, जो सुभाष चंद्र बोस नाम की जो ब्रिगेड होती है, उसी के जो कैप्टन होते हैं, उसी के जो मुख्य सेनापति होते हैं, कर्नल सेनावाज खान होते हैं, ये हमने बताया था। इसके बाद कैलाशनाथ मंदिर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो कैलाशनाथ मंदिर, अगर कांची के कैलाशनाथ मंदिर की अगर बात करें, तो इसके ऊपर हमने बाकायदा वीडियो बना रखा है, जिसमें हमने पल्लवकालीन जो मंदिर स्थापत्य कला है वो वीडियो आप जाकर देखो, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। कैलाशनाथ मंदिर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा जो नरसिंह वर्मन होते हैं, नरसिंह वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम के समय तो मामल्य शैली की शुरुआत होती है, नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय दोस्तों राज सिंह शैली की शुरुआत होती है। उसी राज सिंह शैली के अंदर आपको कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण देखने को मिलता है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा विशेषताएँ हैं। उसके ऊपर हमने बाकायदा फ़ोटो इमेज लगाकर और उसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं, किस तरीके का उसका विमान था, किस तरीके से उसको बनाया गया था, इसके ऊपर हमने विस्तार से बात की है। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, जो हमने प्लेलिस्ट के अंदर डाल रखा है। पल्लवकालीन स्थापत्य कला के अंदर वो चीज़ें देखने को मिल जाएगी। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने आनंद को स्तूप के बारे में जो जानकारी दी है कि मेरे मृत्यु के पश्चात आप भी जो है चक्रवर्ती सम्राट की तरह मेरी मृत्यु के ऊपर, मतलब मेरी मृत्यु के पश्चात जो है स्तूप का निर्माण करवाना। तो इस बात का उल्लेख दीघ निकाय का एक जो भाग होता है दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, जो सुत्त पिटक होता है, त्रिपिटक होता है। त्रिपिटक में आपको पता होना चाहिए सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो इन 3 पिटकों में दोस्तों जो सुत्त पिटक है उसके भी 5 भाग है। उन भागों में से जो दीघ निकाय है दोस्तों, दीघ निकाय के जो महापरिनिर्वाण सूत्र है उसके अंदर इसकी जानकारी मिलती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो त्रिपिटक के जो भाग है, जैसे मंजिक निकाय वगैरह वगैरह, जो संयुक्त निकाय, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको पढ़ के जाना है अगले एग्जाम में। तो इस तरीके से दोस्तों हमने सभी क्वेश्चनों के ऊपर बात कर ली है। तो आप देख लेते हैं, और एक और क्वेश्चन देखने को मिल रहा है यहाँ पे, अशोक का जो निगलवा सागर और रुमनदेह अभिलेख के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो इसके ऊपर हमने वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियो देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी देखने को मिला था। अब बात कर ले दोस्तों, तो शिफ्ट 1 के अंदर लगभग 14 प्रश्न हमारी प्लेलिस्ट से देखने को मिले हैं, और शिफ्ट 2 में 15 प्रश्न के आसपास प्रश्न देखने को मिले हैं। तो कुल 29 प्रश्न अभी तक के इन प्रश्नों में देखने को मिले हैं। हालांकि अगर पूरे पेपर की अगर बात करें तो 29 प्रश्नों से इसकी संख्या बढ़ जाएगी। तो लगभग 30 से 35 प्रश्नों के ऊपर हमने जो है आज प्लेलिस्ट के अंदर जो वीडियो डले हुए हैं, उन वीडियो के बारे में हमने बताया कि किस वीडियो के अंदर किसकी जानकारी मिल रही है। आप जाके उन प्लेलिस्ट के वीडियो को ज़रूर देखें। तो दोस्तों आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल को तो आपको सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, क्योंकि अब इतने सारे वीडियो के द्वारा जो है क्वेश्चन इतने सारे देखने को मिल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको चैनल छोड़ना चाहिए, क्योंकि चैनल में तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ें देखने को मिल रही है और इतने सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है। तो चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे कोई किसी तरीके की कोई फीस वगैरह भी नहीं ली जा रही है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको फ्री की चीज़ नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।